नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश राय पटेल, सहायक प्राध्यापक समाजकार, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपका सब्जेक्ट मानव वृद्धि एवं विकास से संबंधित। हमने कल छोड़ा था समाजीकरण को, उसका अर्थ, प्रक्रिया और अवस्थाओं में के बारे में जानकर आज उसी के आगे हम जानेंगे समाजीकरण की संस्थाएं और उसके सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले हम शुरू करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। ये महामारी कब तक चलेगी अभी कोई नहीं जानता, निश्चित अनुमान किसी के पास नहीं है। और इस समय हमारे लिए और कठिन समय है, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, क्योंकि जो प्रवासी भारत मजदूर हैं जो बाहर काम करने गए थे वो अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं, जिनके माध्यम से संक्रमण का खतरा बढ़ने का चांस बढ़ गया है। इसलिए आप उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें कुछ दिनों के लिए, लगभग 10 से 12-15 दिनों के लिए। और ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है आपके गांव में, कोशिश करिए उनको एक ऐसी जगह पे जहां शासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उनके लिए, स्कूल या कोई ऐसा अस्पताल उनके लिए वहां रहने की व्यवस्था की गई है। वो व्यक्ति वहीं पर रहें, घर पे ना रहें, ताकि उनका घर, परिवार, गांव पूरा सुरक्षित रह सके। तो हम अब बात करते हैं समाजीकरण के बारे में, सोशलाइजेशन। इसके पहले हमने सोशलाइजेशन का अर्थ जाना था, परिभाषाओं को जाना था, इसकी प्रकृति को जाना था और इसके 3 अवस्थाओं को जाना था। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की संस्थाएं, जिसके माध्यम से समाजीकरण व्यक्ति सीखता है, समझता है और जानता है, तत्पश्चात उसी के अनुसार अपना कार्य करने की कोशिश करता है। समाजीकरण की संस्थाएं। तो समाजीकरण क्या होता है? यानी सीखने की एक प्रक्रिया। कोई भी चीज हम जब इस वातावरण में, कोई बच्चा आता है, कोई नया जीव आता है, अवतरित होता है या जन्म लेता है, तो शुरू में उसे कुछ नहीं पता होता है किसी भी चीज के बारे में। धीरे धीरे वो अपने माता पिता, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, इन सब चीजों को देखकर सीखता है, जानता है और उसी के अनुरूप फिर कार्य करता है। ये क्या है? सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम सभी सीखते हैं, जानते हैं नियमों को, कानूनों को और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो पहली संस्था है परिवार, फैमिली। परिवार किस तरह से? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार ही पाठशाला की प्रथम इकाई होती है, यानी कि परिवार के माध्यम से ही जो कुछ भी हम सीखते हैं सबसे पहले सीखते हैं। इसलिए समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कौन है? यह संस्था परिवार, जिसके माध्यम से वहां पर बच्चा अपने माता पिता से हंसना, बोलना, मुस्कुराना, इन सभी चीजों को सीखता है। उसके पश्चात आता है खेल का समूह। प्ले ग्रुप। इस खेल के समूह के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व में विकास होता है। व्यक्तित्व का तात्पर्य उसके अंतर या उसके मन में, विचार में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। वह नए दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नई चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है और उसी अनुरूप फिर कार्य करने की कोशिश करता है। वो टीम को लीड करने की कोशिश करता है, किसके माध्यम से? खेल समूह के माध्यम से, प्ले ग्रुप के माध्यम से।
तो ये क्या था? प्ले ग्रुप। उसके बाद आता है पड़ोसी तथा बूढ़े। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम अपने पड़ोसियों से, बड़े बुजुर्गों से, उनके साथ जब बैठते हैं बहुत सारी बातों को बताते हैं, उनके अनुभव, या तो फिर जैसा वो कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को जब वो करते हैं, हम उनके पास होते हैं, कोई बच्चा उनके पास होता है, उन चीजों को वो देखता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग किस कार्य को किस प्रकार से क्रियान्वित कर रहे हैं, और हम देखा देखी फिर उन कार्यों को उसी प्रकार करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से पड़ोसी और बड़े बूढ़े हमारे सीखने की एक प्रमुख साधन है। उसके बाद आता है जाति और वर्ग। कास्ट एंड क्लास। जाति और वर्ग ये किस प्रकार से सहायक होता है समाजीकरण को सीखने में? जैसा कि हम जानते हैं, जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां पर एक व्यवस्था बनी हुई है जाति और वर्ग की। लोग उसी के हिसाब से ही अपना कार्य करते हैं। अलग अलग जातियों के अलग अलग कार्य होते हैं, कौन किसके साथ बैठता है, उठता है, किस प्रकार का साथ, किस समूह के साथ किया जाता है, इन सारी चीजों की सीख हमें कहां से मिलती है? जाति और वर्ग के माध्यम से। इसके पश्चात हम बात करते हैं भाषा। भाषा तो भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन की। अगर मनुष्य के पास भाषा ना हो, बोलने की क्षमता ना हो, कोई भाषा ना जानता हो, तो फिर उसे हम मनुष्य नहीं कहेंगे, या हम नहीं कह सकते। क्योंकि कोई भी चीज को बोलने, किसी भी चीज को करने या बताने के लिए भाषा एक प्रमुख माध्यम होता है, जो कि अन्य प्राणियों में नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों के पास ही है कि वो भाषा बोल सकता है, भाषा का जानकार होता है, और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। वो अपनी परंपराओं को, रूढ़ियों को, धार्मिक प्रथाओं को, सामुदायिक प्रथाओं को, पारिवारिक प्रवृत्तियों को इन्हीं भाषाओं के माध्यम से ही सीखता है। इसके पश्चात आता है शिक्षा संस्थाएं। एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से समाजीकरण में सहायक होती हैं? पारिवारिक पाठशाला के बाद जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो कहा जाता है सर्वप्रथम शैक्षणिक संस्थाओं में अपने विकास को, अपने व्यक्तित्व विकास को प्रशिक्षण के माध्यम से और विकसित करने के लिए वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल, कॉलेज में जाता है, जहां पर उसके मानसिक क्षमताओं का और ज्यादा विकास होता है। वह अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार अज्ञानता से ज्ञान की ओर भागता है। इसके पश्चात धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाएं। धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं। समाजीकरण की अगली प्रक्रिया में धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्थाएं आती हैं। धर्म के माध्यम से वो अपने धर्म के रीति रिवाज, प्रथाओं को जानता है, जिससे उसके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाएं नरक और स्वर्ग का भय दिखाकर अच्छे कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। धर्म में व्यक्ति को पाप और पुण्य के बारे में
ज्ञान होता है या पता चलता है। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान सामाजिकरण की प्रक्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तानाशाही सरकार होने पर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व के विकास, स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। आज का संसार कल्याणकारी राज्य के विकास में तेजी से विकास अपने आप को कर रहा है। इसके बाद आता है वैवाहिक संस्थाएं। वैवाहिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, बच्चों के पालन पोषण के बारे में सीख लेता है और उसके जो नए रिलेशन होते हैं, एक वधू होती है जो एक नए घर में प्रवेश करती है, वहां पर सास, ससुर, देवर आदि रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार से वहां पेश होना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, इन सभी के बारे में सीखता हुआ जानता है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांतों में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है। प्रथम है दुर्खेम का सिद्धांत, जो सामूहिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। दूसरा है पुले का सिद्धांत, जो मानव की प्रकृति आदतों पर निर्धारित है। तीसरा है मेड का सिद्धांत, यह सिद्धांत आत्म मंथन यानी आत्मचेतना पर आधारित है। चौथा है फ्राइड का सिद्धांत, जो व्यक्ति के बोधात्मा, अबोधात्मा और आदर्शात्मा पर निर्धारित है या अवधारक, और इसी अवधारणा पे कार्य करता है। तो ये थे हमारे अवधारणाएं और सामाजिकरण की संस्थाएं। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।